सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। आइए शुरुआत कर लेते हैं मुख्य समाचारों के साथ। लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले बैठकों का दौर शुरू। चुनाव बाद रणनीति पर चर्चा के लिए एनडीए घटक दलों के नेताओं की बैठक आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत तमाम एनडीए नेताओं के मौजूद रहने की उम्मीद। नतीजों के बाद की रणनीति तैयार करने में जुटा विपक्ष। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की भी बैठक आज। ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे पर चुनाव आयोग से भी मिलेगा विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल। पश्चिम बंगाल में 27 मई तक केंद्रीय बलों की 200 कंपनियां रहेंगी तैनात। निष्पक्ष मतगणना और चुनाव बाद हिंसा की आशंका के मद्देनजर चुनाव आयोग का फैसला। राज्य के भाटापारा इलाके में एहतियातन धारा 144 लागू। शानदार तरीके से चुनाव कराने के लिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने की निर्वाचन आयोग की सराहना। पहले चुनाव आयुक्त से लेकर मौजूदा चुनाव आयुक्त को दिया लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का श्रेय। कहा, संस्थानों की मजबूती के लिए उन पर भरोसा जरूरी। किर्गिज राजधानी बिश्केक में आज से शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। आतंकवाद समेत सामयिक मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। जून में होने वाली एससीओ शिखर सम्मेलन की तैयारियों की भी होगी समीक्षा। शुरुआत लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। बीजेपी ने 23 मई यानी नतीजे आने से पहले एनडीए घटक दलों की आज बैठक बुलाई है। इसमें चुनाव के बाद की रणनीति पर चर्चा एनडीए नेताओं के साथ होगी। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और एनडीए के नेता आज आम चुनाव के बाद की रणनीति तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान के मौजूद रहने की उम्मीद है। इससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक भी पार्टी मुख्यालय में होनी है। और आइए इस बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, 23 तारीख को परिणाम आने हैं और इससे पहले ये बैठक कितनी अहम, आगे की रणनीति पर फैसला लेने को लेकर, और कौन कौन शामिल हो सकता है इसमें? निश्चित तौर पे देखिए, बैठक बहुत ही अहम है क्योंकि एक तरीके से ये औपचारिकता भी निभानी होती है और इसके अलावा चुनाव संपन्न होने के बाद 19 तारीख को जो आखिरी चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद स्थिति की समीक्षा करना भी जरूरी होता है कि किस तरह से सब जगह चुनाव हुए। तो इसीलिए अमित शाह जो भाजपा के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बुलाया है। कम से कम कैबिनेट के जितने मंत्री हैं बीजेपी से जुड़े हुए वे सारे लोग रहेंगे। सबसे पहले 4:30 बजे बीजेपी का जो पार्टी मुख्यालय है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में, वहाँ पे ये बैठक होगी और वहाँ पे बैठक होने के बाद वे लोग जो चुनाव के अपने अपने अनुभव हैं उसे शेयर करेंगे। उसके बाद जो एग्जिट पोल हुए हैं, एग्जिट पोल के नतीजे के बारे में भी एक हल्की चर्चा होगी मुझे लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ने इस बात की पहले ही घोषणा कर दी थी एक तरीके से कि वे फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे में एग्जिट पोल के जो नतीजे दिख रहे हैं वे उनके बयान के अनुरूप हैं। तो ऐसे में वे लोग जो भी इसमें कमोबेश लूप होल्स की स्थिति होगी उससे समीक्षा करेंगे और उसके बाद शाम 7:30 बजे के आसपास डिनर होगी अशोका होटल में। और अशोका होटल में एनडीए के जितने घटक दल हैं, एनडीए के जितने घटक दल, सभी घटक दल के प्रमुख शामिल होंगे, क्योंकि अभी एक बहुत ही मजबूत स्थिति में एनडीए दिख रहा है। और एनडीए के जिन घटक दलों को भी थोड़ा सा संशय था कि पता नहीं बीजेपी के नेतृत्व में इस बार किस तरीके के नतीजे आएंगे, लेकिन जो चुनाव मैदान में जिस तरीके की स्थिति दिखी, अब एनडीए के घटक दलों में भी बीजेपी के प्रति विश्वास बढ़ा दिखता है और इसलिए वे स्थिति की समीक्षा करेंगे कि चुनाव के नतीजे आने के बाद किस तरीके से क्या अन्य एलाइज की जरूरत पड़ेगी या अभी जो एलाइज है पर्याप्त है। सारी स्थितियों की एक तरीके से कहें कि प्राथमिक तमाम पहलू हैं जी, इन पर विचार विमर्श होगा इस बैठक में, इसलिए काफी अहम है ये बैठक। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। वहीं नतीजों से पहले अब विपक्षी दल भी आगे की रणनीति बनाने में जुटे हैं और इसी क्रम में आज दिल्ली में कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं की आज बैठक होनी है। बैठक में कई विपक्षी दलों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा विपक्षी पार्टियां आज
ईवीएम और वीवीपैट के मामले में चुनाव आयोग से मिलने की तैयारी में भी हैं। बैठक आज शाम करीब 3 बजे होनी है। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस, वामदल, बीएसपी, एनसीपी समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं के शामिल होने की संभावना है। चुनाव आयोग से मिलने वाले दलों में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी शामिल हो सकती है। नतीजों से पहले सियासी हलचलें काफी तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की। टीडीपी प्रमुख 23 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिशों के चलते ममता बनर्जी से मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू ने एनसीपी नेता शरद पवार, शरद यादव, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी अध्यक्ष मायावती से भी मुलाकात की थी। वित्त मंत्री और बीजेपी नेता अरुण जेटली ने द मैसेज ऑफ एग्जिट पोल्स के नाम से ब्लॉग लिखा है। उन्होंने लिखा है कि कई लोग एग्जिट पोल की सत्यता और सटीकता पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि जब सभी एग्जिट पोल एक ही तरह के रुझान दिखाते हों तो नतीजे भी इसी तरह आएंगे। अगर 23 मई को एग्जिट पोल और नतीजे समान रहे तो विपक्षी दलों का ईवीएम से छेड़खानी का बनावटी मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। 2014 के नतीजे और एग्जिट पोल्स को देखें तो साफ संकेत है कि भारतीय लोकतंत्र काफी परिपक्व हो गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि वंशवादी पार्टियों, जातिवादी दलों और वाम दलों को 2014 में एक झटका लगा था। 2019 में ये और मुखर रूप से दोहराया जाएगा। विरोधाभासी दलों की गठबंधन पर मतदाता अब भरोसा करने को तैयार नहीं है। वो त्रिशंकु नतीजे नहीं चाहता जिससे अवसरवादी और अस्थिर गठबंधन को कोई मौका मिल सके। अरुण जेटली ने कहा कि चुनाव में जीत के लिए जातीय समीकरण के आधार पर गठबंधनों का समय बीत चुका है। मतदाता अब बनावटी मुद्दों की जगह राष्ट्रीय हित के मुद्दों को तरजीह दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2014 में भी विपक्ष के निजी अभियानों को लोगों ने नामंजूर कर दिया था और 2019 में भी इसे स्वीकार नहीं किया है। मतदाताओं ने संकेत दिया है कि नेताओं को योग्यता के आधार पर आंका जाता है, न कि जाति या परिवार के नाम पर। प्रधानमंत्री मोदी की जाति पात से ऊपर जनता के लिए काम करने के नजरिए को मतदाताओं ने स्वीकार किया है। अरुण जेटली ने कांग्रेस पर अपने पुराने रुख का जिक्र करते हुए कहा कि गांधी परिवार पार्टी के लिए गले की फांस बन गया है। नया भारत वैचारिक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ रही पार्टियों के साथ है। अगर विपक्षी दल 2019 के आने वाले नतीजे को स्वीकार नहीं करेगा तो मतदाता से उनकी दूरी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष मतगणना और चुनाव बाद हिंसा की आशंका के मद्देनजर चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाए हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद भी किसी भी हालात से निपटने के लिए अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां 27 मई तक तैनात रहेंगी। वहीं चुनाव के दौरान तैनात अर्धसैनिक बलों की 510 कंपनियों को हटा लिया गया है। पश्चिम बंगाल में विशेष पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में तैनात पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी विवेक दुबे ने यह जानकारी दी। चुनाव बाद किसी भी तरह की हिंसक घटना से बचने के लिए पश्चिम बंगाल के भाटापारा में धारा 144 लागू की गई है। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल में लगातार हिंसा की खबरें आती रही थी। और इससे पहले पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर दिल्ली में बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल चुनाव आयोग से मुलाकात करके शिकायत दर्ज कराई थी। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि आचार संहिता खत्म होने तक पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती बरकरार रखी जाए। इसके अलावा बीजेपी 5 राज्यों ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग भी की थी। हमने रिक्वेस्ट किया माननीय कमीशन को कि सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम्स पे सेंट्रल फोर्सेस बड़े पैमाने पे तैनात करी जाए
और काउंटिंग तक और काउंटिंग के बाद भी जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है तब तक ये फोर्सेस पश्चिम बंगाल में रखी जाएं, जिससे लोगों को वहाँ आश्वस्त किया जा सके कि कोई हिंसा टॉलरेट नहीं की जाएगी, कोई हिंसा की घटना को अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा काउंटिंग की प्रक्रिया को फ्री एंड फेयर रखने के लिए हमने ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन 5 राज्यों में रिक्वेस्ट किया है कि जो अभी के इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैं, जो पुलिस ऑब्जर्वर्स हैं, इनको तो बड़े पैमाने पर तैनात किया जाए, लेकिन इसके अलावा स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएं। इन 5 राज्यों में सभी काउंटिंग स्टेशंस पे दिल्ली से स्पेशल ऑब्जर्वर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर भेजे, जो इंश्योर करे कि काउंटिंग में कोई गड़बड़ ना हो, फ्री एंड फेयर हो और उसकी सैंक्टिटी पूरी तरीके से ऑब्जर्व हो। देश के किसी भी संसदीय चुनाव के मुकाबले इस साल 7 चरणों में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। चुनाव में कुल 91 करोड़ मतदाताओं में से तकरीबन 67.11% मतदाताओं ने वोट डाले। 2014 में कुल मतदान 66.40% दर्ज किया गया था। महिलाओं और पुरुष मतदाताओं के बीच मतदान प्रतिशत का अंतर 2014 में 1.4% हो गया, अब ये 0.4% ही रह गया है। मध्य प्रदेश में 2014 की तुलना में 5.92% मतदान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि पंजाब और चंडीगढ़ जैसे राज्यों में मतदान प्रतिशत कम हुआ है। देश में 7 चरणों के लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए 3 लाख अर्धसैन्य बलों के साथ 20 लाख से ज्यादा राज्य पुलिस अधिकारी और होमगार्ड्स तैनात किए गए थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चुनाव आयोग की सराहना करते हुए कहा है कि 2019 का लोकसभा चुनाव शानदार तरीके से संपन्न कराया गया। एनडीटीवी की सोनिया सिंह की पुस्तक डिफाइनिंग इंडिया थ्रू देयर आईज के विमोचन के मौके पर प्रणब मुखर्जी ने कहा कि अगर लोकतंत्र सफल हुआ है तो मुख्यतः सुकुमार सेन से लेकर मौजूदा चुनाव आयुक्तों द्वारा अच्छे से चुनाव संपन्न कराने के कारण है। Just now we have concluded the biggest democratic festival, grand election to the 17th Lok Sabha. The Chief Election Commission Sukumar Sen began in October 1951 and ended in April 1952. We began this great festival, and since then, Indian people, Indian electorate, have never lost their faith and confidence in this great play of democracy, where all of them are willing participants, no separatists, no call, either by the left-wing extremists in 1967 or by some extremist groups here and there. Whenever they call, people simply responded by participating more and more, and out of 900 million voters, even in this election, 67.3% have participated, more than 2/3. And after many years, I could exercise my right as a citizen Pranab Mukherjee, when I went to a booth and cast my vote. प्रणब मुखर्जी ने कहा कि कार्यपालिका तीनों आयुक्तों को नियुक्त करती है और वो अपना अच्छे से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप उनकी आलोचना नहीं कर सकते, ये चुनाव का सही रवैया है। उन्होंने कहा कि संस्थानों की मजबूती के लिए उन पर भरोसा जरूरी है। And find out a suggestion that as there is some doubt about the functioning of the election commission during this election, there should be a different mode of choosing the
members of the Election Commission. There may be some viewpoints, but at the same time we shall have to keep in mind the way the first general election was conducted. Of course, the size was not so big. India's total population was 350 million. Voting age was 21 years. But nonetheless, electorate were ignorant. For the first time, adult franchise was exercised in this country. And it was done by so successfully a civil servant that he was invited to conduct the plebiscite in Sudan. And the street in Khartoum has been mentioned, named after Sukumar Sen Street. He was appointed by the executive. All the chief election commissioners have been appointed by the executive till date. प्रणब मुखर्जी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं। प्रणब मुखर्जी की इस टिप्पणी से एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष चुनाव आयोग का आत्मसमर्पण स्वाभाविक है और चुनाव आयोग अब निष्पक्ष या सम्मानित नहीं रह गया है। वहीं विपक्षी दल चुनाव आयोग के कथित तौर पर बीजेपी के प्रति झुकाव रखने को लेकर आयोग की आलोचना करते रहे। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। बीजेपी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग करने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि राज्य में बहुत सारे मुद्दे हैं, कांग्रेस सरकार के पास बहुमत नहीं है। 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के पास 114 और बीजेपी के पास 109 सीटें हैं। कांग्रेस बीएसपी के 2, समाजवादी पार्टी के 1 और 4 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार चला रही है। उसे फिलहाल 121 विधायकों का समर्थन है। चुनाव में कांग्रेस बहुमत के जादुई आंकड़े 116 सीट से 2 सीटें कम हासिल कर पाई थी। गवर्नर साहिबा से हम ये मांग कर रहे हैं कि बहुत से ज्वलंत मुद्दे हैं। 6 महीने विधानसभा चुनाव को हो गए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बने हो गए। एक विधायक बहुजन समाज पार्टी के इनके साथ है, एक विधायक समाजवादी पार्टी के इनके साथ में है, इनके साथ में बाकी 4 निर्दलीय विधायक हैं और इनके अंदर भी काफ़ी अलग अलग गुट हैं। कोई कहता 2.5 मुख्यमंत्री की सरकार है, कोई कहता 3 की है, कोई कहता 3.5 मुख्यमंत्री की सरकार है। ऐसी परिस्थितियों में हम एक कैसे कह सकते हैं कि सरकार स्थिर है और पूरे प्रदेश में घोर प्रशासनिक अराजकता व्याप्त हो गई है। अब तो लोगों की जनभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमें विधानसभा का सत्र बुलाना पड़ेगा। उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। वो राज्य की जनता के जनादेश को नकारने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि राज्य में उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है और वो शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। ये तो पहले भी कर रहे थे, पहले दिन से कर रहे थे। पिछले 5 महीनों में 4 दफे हमने अपनी बहुमत सिद्ध करी है। और मध्य प्रदेश में मौजूद हैं हमारे संवाददाता नविक्रम सिंह, जो इस समय भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नविक्रम, 23 तारीख को लोकसभा चुनाव परिणामों का सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं इससे पहले मध्य प्रदेश में जो सियासी हलचलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। बीजेपी जो है वो कह रही है कि अल्पमत में है कांग्रेस की सरकार, और कांग्रेस ये भी कह रही है कि हम शक्ति प्रदर्शन के लिए भी तैयार हैं। कुल मिलाकर किस तरह की सियासी सरगर्मियां देख रहे हैं आप? उनका चीफ प्रीति, जैसे दोनों पार्टियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से मध्य प्रदेश में पत्र लिखा गया है उसमें फ्लोर टेस्ट की बात नहीं कही गई है, प्रदेश की समस्याओं की बात कही गई है। जबकि जो बात सामने आ रही है मीडिया में उसमें ये कहा गया है कि अल्पमत में है सरकार। इसी तरीके से कांग्रेस ने भी अपनी शक्ति प्रदर्शन की बात की है। हालांकि ये ज़रूर है कि जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता हैं वो लगातार चुनाव प्रचार के दौरान भी ये दावे करते रहे हैं कि जैसे ही 23 मई को रिजल्ट आएंगे और वो संभावित बीजेपी के अगर पक्ष में आते हैं तो यहाँ जो सरकार है कांग्रेस की सरकार वो गिर जाएगी।
और बीजेपी के जो प्रदेश नेतृत्व या फिर राष्ट्रीय नेतृत्व में से भी ये दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस के और दूसरी पार्टियों के जो विधायक हैं उनमें से कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। ऐसे में और अगर विधानसभा चुनाव अगर विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है तो सरकार को किसी विषय पर अपना बहुमत साबित करना होगा। अपनी उसमें अगर मत विभाजन होता है तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने विधायक किसके पास हैं। ऐसे में इसीलिए विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नविक्रम इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विदेश सेवा अधिकारियों से आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने की अपील की है। उन्होंने भारतीय विदेश सेवा के 2018 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से एक चर्चा में 21वीं सदी में भारत के बढ़ते दबदबे और विदेश नीति के दूसरे पहलुओं पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि युवा अधिकारियों से आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने में आगे रहने का अनुरोध किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में आज से शुरू होने जा रही शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की 2 दिवसीय बैठक में हिस्सा लेंगी। बैठक में आतंकवाद सहित विभिन्न सामयिक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। यह दूसरा मौका है जब भारत विदेश मंत्रियों की परिषद बैठक में एससीओ के पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल हो रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। बिश्केक में सुषमा स्वराज एससीओ के विदेश मंत्रियों के साथ किर्गिज राष्ट्रपति सूरोनबाय जीनबेकोव से संयुक्त मुलाकात भी करेंगी। पिछले महीने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिश्केक में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया था। भारत 2017 में समूह का पूर्णकालिक सदस्य बना था। भारत एससीओ और इसके क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी ढांचे के साथ सुरक्षा संबंधी सहयोग को गहरा करना चाहता है। RATS के दायित्वों में सुरक्षा और रक्षा संबंधी मुद्दों का समाधान करना शामिल है। ब्रिटिश सरकार ने भारत जैसे देशों से ब्रिटेन में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए लैंडिंग कार्ड भरने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इस कदम का मकसद ब्रिटेन में प्रवेश को आसान बनाना है। यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र के बाहर के देशों से आने वाले विमानन यात्रियों को सोमवार से ब्रिटेन के हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद फॉर्म भरकर पासपोर्ट के साथ उसे आव्रजन अधिकारियों के हवाले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रिटेन के गृह विभाग ने एक बयान में कहा है कि सरकार सभी गैर EEA यात्रियों को ब्रिटेन पहुंचने पर लैंडिंग कार्ड भरने की जरूरत को खत्म कर रही है। इससे देश में आना आसान होगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के लिए हुए चुनाव में जोको विडोडो ने दूसरी बार जीत हासिल की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पूर्व जनरल प्राबोवो सुबियांतो को हराकर ये जीत हासिल की। जोको विडोडो के 55.5% जबकि पूर्व जनरल प्राबोवो सुबियांतो को 44.5% वोट मिले। विडोडो ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र में कुल 154 मिलियन वोटों में से 85 मिलियन के साथ जीत हासिल की है। बात खास शख्सियत की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज देश में उन्हें याद कर रहा है। इस मौके पर उनकी समाधि वीरभूमि पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है, जहां पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। 20 अगस्त 1944 को जन्मे राजीव गांधी 1984 से 1989 के दौरान देश के प्रधानमंत्री रहे। राजीव गांधी को देश का सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को आतंकवाद निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राजधानी दिल्ली के वेंकटेश्वर स्वामी वारी मंदिर में 11 दिवसीय ब्रह्मोत्सवम का कल 5वां दिन था। ब्रह्मोत्सवम के 5वें दिन कल्याणोत्सव का प्रदर्शन किया गया। भगवान बालाजी के भक्त 25 मई तक इस 11 दिवसीय वार्षिक ब्रह्मोत्सवम में भाग ले रहे हैं। वेंकटेश्वर स्वामीवारी मंदिर का संचालन करने वाला तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम भगवान ब्रह्मा के सम्मान में साल 2014 से ब्रह्मोत्सवम समारोह आयोजित करता रहा है। महोत्सव के दौरान भगवान वेंकटेश्वर को श्रीदेवी और भूदेवी के साथ अलग अलग रथ पर ले जाया जाएगा। विभिन्न पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम समारोह के आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं। वाहन सेवा देखने और मंदिर में विभिन्न पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा कांचीपुरम साड़ियों, रेशमी कपड़ों के अलावा कई तरह के स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ उत्तर भारत में भगवान बालाजी का तीसरा मंदिर है,
अन्य 2 मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र और उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित हैं। We have made all arrangements. Every day evening, so it is so that God comes to the earth, and every day he is taken into one of the Vahana. Every day there is a parikrama outside the Delhi. Every day there is a Abhishekam program. Every day there is a Havan. So all these programs happens every day. My request to all those devotees who go to Tirumala is that during 11 days, please bring those people of NCR who cannot go to Tirumala because of financial reasons or any other reasons. Let them come here. This temple belongs to Tirupati Devasthanam only. खेल की दुनिया से अहम खबर, दूसरा इंडिया ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट कल से गुवाहाटी में शुरू हो गया है। 16 देशों के लगभग 200 मुक्केबाज टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट में 10 भारतीय खिलाड़ियों को सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया है। भारत के 6 पुरुष और 4 महिला समेत कुल 10 मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया दौरे की विजयी शुरुआत करते हुए मेजबान टीम को 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत की तरफ से लाल रेम सियामी और नवनीत ने 1-1 गोल किया, वहीं दक्षिण कोरिया की तरफ से हेजियोंग ने 1 गोल किया। सीरीज का दूसरा मैच बुधवार को खेला जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के अवसर पर सभी नागरिकों और समुदायों को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि संस्कृति प्रकृति के प्रति मानव की आस्था और विश्वास से जन्म लेती है, जिसे मानव सतत शाश्वत सामुदायिक प्रयासों से पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित और परिष्कृत करता आया है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।